हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे एंशिएंट इंडिया का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है मौर्यकालीन कला। इसके बारे में हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे मौर्यकालीन अभिलेखों से, जिन्हें अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो हमारे होते हैं रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख, एक होते हैं हमारे पिलर एडिक्ट जिन्हें स्तंभलेख कहते हैं, एक होता हमारा केव एडिक्ट मतलब जिन्हें गुहालेख कहते हैं। हम इन तीनों के बारे में देखेंगे अभिलेख के जरिए, ताकि हम ये जान सके कि हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। पहला आता हमारा शिलालेख जिन्हें रॉक एडिक्ट कहते हैं। मतलब पत्थर पर लिखे गए लेखों को हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। पत्थर पर लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और शिलालेखों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे एक तो हमारा लघु शिलालेख होता है, एक होता हमारे वृहद शिलालेख। दूसरा आता हमारा स्तंभलेख। स्तंभलेख की बात करें तो स्तंभ पर लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं? स्तंभलेख कहा जाता है। क्या है? हमारे स्तंभ पर लिखे गए लेखों को क्या कहा जाता है? स्तंभलेख कहा जाता है। और स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो हमारे लघु स्तंभलेख, एक होते हैं हमारे वृहद स्तंभलेख। एक तो क्या होता है? एक तो हमारा लघु स्तंभलेख होता है और एक क्या होता है? वृहद स्तंभलेख होता है। तीसरा आता हमारा गुहालेख, जिसे केव एडिक्ट कहते हैं। तो गुफाओं पर लिखे गए लेखों को गुहालेख कहा गया है। क्या गुफाओं पर लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं? गुहालेख कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जो अशोक है, तो अशोक के वृहद शिलालेखों के बारे में। तो अशोक के जो वृहद शिलालेखों है तो उनकी संख्या कितनी है? 14। अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। और इस सारे के सारे 14 के 14 शिलालेख कहाँ से? 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। और वो कौन कौन सी जगह है? एक तो हमारा आता शाहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। पाकिस्तान में पेशावर में शाहबाजगढ़ी नाम की जगह, वहाँ से। दूसरी जगह हमारी वही पेशावर पाकिस्तान में मानसेरा या मानसेहरा। आप ये सोचेंगे पाकिस्तान को इसके अंदर शामिल क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि पहले अटक से कटक तक, अटक का मतलब होता है हमारा अफगानिस्तान के अंदर एक जगह, और एक कटक का मतलब हमारा उड़ीसा। तो ये हमारे अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक का साम्राज्य हमारा अशोक का था। तो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था। तीसरा हमारा कालसी उत्तराखंड में, चौथा जूनागढ़ गुजरात में, पांचवा सोपारा महाराष्ट्र, छठा धौली उड़ीसा, सातवां जौगढ़ जो गंजम जिला उड़ीसा में, और आठवां हमारा यर्रागुड़ी जो आंध्र प्रदेश में। तो हमारे 8 जगह जहाँ से हमारे 14 जो हमारे एडिक्ट है, जो केव एडिक्ट है, वो वृहद शिलालेख है, वो प्राप्त हुए हैं। और वो कौन कौन सी जगह? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, धौली, जौगढ़ और यर्रागुड़ी। तो 8 जगह। फिर एक बात करें प्रथम कलिंग प्रज्ञापन। तो अशोक का जो 13वां वृहद शिलालेख था उसमें कलिंग आक्रमण की या युद्ध की जानकारी मिलती है। हमारे अशोक का जो 13वां वृहद शिलालेख था उसमें कलिंग आक्रमण की जानकारी या युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक ने क्या किया? धौली और जौगढ़ से मिले जो अभिलेख थे उसमें समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। क्या हमारी जो अशोक ने धौली और जौगढ़ से जो मिले अभिलेख है उन्होंने कौन सी चीज़ बताई है? सारी की सारी प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। और 13वें वृहद शिलालेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी या फिर युद्ध की जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे अशोक के जो लघु शिलालेख है उनके बारे में। अशोक के लघु शिलालेखों में अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। और अशोक के लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं? एक तो हमारे हैं कर्नाटका में मास्की अभिलेख, एक मध्य प्रदेश में गुर्जरा अभिलेख, एक कर्नाटका उदयगोलम अभिलेख, एक कर्नाटका नेट्टूर अभिलेख, एक कर्नाटका हमारा ब्रह्मगिरी अभिलेख, एक कर्नाटका सिद्धपुर अभिलेख, एक हमारे कर्नाटका जतिंग रामेश्वर अभिलेख। तो इस तरह 7 अभिलेख हैं हमारे जिन्हें हम अशोक के लघु शिलालेख कहते हैं। तो एक तो हमारे मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, नेट्टूर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर। तो इसमें पहला आता हमारा मास्की अभिलेख, ये कर्नाटक में है और इसमें क्या अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। और ये अभिलेख हमारे कहाँ से? कर्नाटक से मिला है। दूसरा हमारा गुर्जरा अभिलेख जो कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसमें भी हमारे अशोक का नाम मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक को अशोक कहते हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश में गुर्जरा नामक जगह से मिला है। तीसरा आता उदयगोलम अभिलेख, ये हमारे कर्नाटक में है।
और ये मौर्य वंश के शासक अशोक का लघु शिलालेख है। ये मौर्य वंश के शासक क्या है? अशोक है। अशोक का लघु शिलालेख है और इस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है और ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले के उदयगोलम नामक स्थान से मिला है। कहाँ से? हमारे कर्नाटक के बेल्लारी जिले के उदयगोलम नामक स्थान से मिला है। फिर बात करें नेट्टूर की, कि नेट्टूर अभिलेख ये भी हमारे कर्नाटक में है। इसमें भी हमारे अशोक का नाम मिलता है और ये हमें भारत के कर्नाटक से मिला है। फिर ब्रह्मगिरी अभिलेख ये भी हमारे कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी अभिलेख की बात करें, इसमें भी हमारे ये अशोक की बात करें तो अशोक का दूसरा लघु शिलालेख हमारे ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटक का है और इसमें हमें क्या धम्म का सार मिलता है। क्या धम्म के बारे में बताया गया है। धम्म का मतलब धर्म नहीं होता, आप ये याद रखेंगे। अशोक का जो धम्म था वह धर्म नहीं था, ये जीवन जीने की एक कला थी। मतलब जीवन किस तरह से जिया जाना चाहिए, उनके कुछ नियम बनाए गए थे, वही अशोक का धम्म कहलाता है। जैसे माता पिता की सेवा करना है, बच्चों का ध्यान रखना है, जो समाज में नैतिकता का पालन करना है, तो या फिर टैक्स देना है, तो इस तरह के कुछ जीवन जीने के कुछ तरीके थे, नैतिक नियम थे। तो वो सभी हमारे जो अशोक का धम्म था उसके बारे में बताते थे। ये अशोक का कोई धर्म नहीं था, ये आप याद रखेंगे, ये धम्म था। फिर आता सिद्धपुर अभिलेख जो कर्नाटक में है। तो अशोक का दूसरा शिलालेख है, लघु शिलालेख। ये कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के सिद्धपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और इसमें भी हमारे अशोक का धम्म का सार मिलता है। सातवां आता हमारे जतिंग रामेश्वर अभिलेख कर्नाटक का। तो ये अशोक का दूसरा लघु शिलालेख है। जतिंग रामेश्वर शिलालेख अभिलेख भारतीय कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के जतिंग रामेश्वर नामक स्थान से मिला है। कहाँ से? जो हमारे कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के जतिंग रामेश्वर नामक स्थान से ये चीज़ जतिंग रामेश्वर अभिलेख प्राप्त हुआ है। जतिंग रामेश्वर अभिलेख में धम्म का सार मिलता है। इसमें भी हमारे क्या धम्म का सार मिलता है। अब हम देखेंगे अशोक है, तो अशोक के बृहद शिला स्तंभ लेखों के बारे में। अशोक के जो बृहद स्तंभ लेख है उनकी संख्या कितनी है? 7 है और ये बृहद स्तंभ लेख हमें 6 जगह से प्राप्त होते हैं। तो इनकी संख्या तो 7 है और ये कितनी जगह से? हमें 6 जगह से मिलते हैं। और इनकी बात करेंगे कौन कौन से हैं। 6 स्थानों से मिले हैं। जो एक हमारे प्रयाग प्रशस्ति है, जो हमारे उत्तर प्रदेश प्रयाग की। टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली का। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली के। लौरिया अर्राज बिहार, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, रामपुरवा बिहार। तो ये 6 जगह है। तो अब इनकी बात करें। पहला आता प्रयाग प्रशस्ति। क्या प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति हमारे मूल रूप से क्या कौशाम्बी में थी। कहाँ पे? कौशाम्बी में थी। अकबर ने प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग में स्थापित करवाया था। हमारे प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से कौशाम्बी में थी और अकबर ने क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग में स्थापित करवाया था। प्रयाग क्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग जिले में स्थित है। प्रयाग क्या है? हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग में स्थित है। अब प्रयाग का वर्तमान नाम की बात करें तो वर्तमान या आधुनिक नाम क्या इलाहाबाद है और इलाहाबाद का नाम चेंज कर वापस प्रयागराज रख दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की खास बात क्या है कि इसमें 5 तरह के अभिलेख लिखे गए और वो भी अलग अलग समय पर 5 प्रकार के अभिलेख लिखे गए। जैसे हमारे सबसे ऊपर को इसका अभिलेख लिखा गया है, ये हमारे अशोक का अभिलेख है। सबसे ऊपर अभिलेख लिखा गया है वो अशोक का अभिलेख है। फिर एक रानी का अभिलेख है 2nd नंबर पे। 3rd नंबर पे हरिसेन का अभिलेख है, जो समुद्रगुप्त का मंत्री था, हरिसेन, उनका अभिलेख है। 3रे नंबर पे यहाँ पे। 4थे नंबर पे हमारा बीरबल है, तो बीरबल का अभिलेख। और सबसे नीचे हमारे किसका? जहांगीर का अभिलेख। किसका? जहांगीर का अभिलेख है। तो इस तरह 5 अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने इस स्तंभ लेख पे लेख लिखवाए और वो सबसे ऊपर किसका? अशोक का। फिर किसका? रानी का। फिर हरिसेन का अभिलेख जो समुद्रगुप्त के समय पर लिखा गया था। फिर बीरबल का अभिलेख और फिर जहांगीर का अभिलेख। आप इसे याद कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे कौन सा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्या दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले हरियाणा राज्य के अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान पर स्थित था। क्या दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख क्या? पहले हरियाणा राज्य के अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान पर स्थित था। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर मौर्य शासक अशोक के पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। क्या दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है तो उन पे मौर्य शासक अशोक है, उनके पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। 7 अभिलेख का मतलब 7 पैराग्राफ, 1 2 3
5, 6, 7 पैराग्राफ मिलते हैं और ये पहला स्तंभ लेख है जिसपे सातों के सातों मिलते हैं। नहीं तो कोई सा भी एक ही स्तंभ लेख ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे लिखे हों। तो ये केवल दिल्ली टोपरा का है। बात करें हमारे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 अभिलेख मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीविका धर्म की जानकारी भी मिलती है। आप इसे याद रखेंगे, जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है उसके 7वें अभिलेख में क्या जैन धर्म और आजीविका धर्म की जानकारी मिलती है। फिर दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें, क्या दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले या मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के मेरठ नामक स्थान पे था। क्या उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के मेरठ नामक स्थान पे था। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करवाया था। क्या है, मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करवाया था। अब अशोक के लघु स्तंभ लेखों की बात करें, अशोक की बात करें तो अशोक के लघु स्तंभ लेखों में अशोक की राजनीतिक घोषणाओं की जानकारी मिलती है। क्या अशोक के जो लघु स्तंभ लेख है तो उनमें हमारे अशोक की राजनीतिक घोषणाओं की जानकारी मिलती है। अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, ये हमारे 3 है। रुमिंदेई स्तंभ लेख, एक हमारे सारनाथ का स्तंभ लेख, एक सांची का स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेखों की बात करते 3 है। कौन सा, रुमिंदेई स्तंभ लेख, एक सारनाथ स्तंभ लेख और एक सांची का स्तंभ लेख। पहला आता हमारा रुमिंदेई स्तंभ लेख, तो ये हमारे अशोक का लघु स्तंभ लेख है, जो हमारे यह स्तंभ लेख हमारे नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। कहाँ, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर स्थित है। रुमिंदेई स्तंभ लेख से मौर्य काल के आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। कहाँ, किसकी, मौर्य काल की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। मतलब रुमिंदेई स्तंभ लेख से मौर्य काल की राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। लुम्बिनी हमारे नेपाल यात्रा के दौरान अशोक ने, जब हमारे लुम्बिनी की यात्रा की थी अशोक ने, कहाँ पे, नेपाल में, तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, भू राजस्व को घटा के 1/6 से 1/8 कर दिया था। इसकी जानकारी हमारे इससे मिलती है। हमारा रुमिंदेई स्तंभ लेख है, इससे हमारी जानकारी मिलती है। फिर आता सारनाथ स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में स्थित है। जो सारनाथ स्तंभ लेख है वो हमारे कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में। फिर सारनाथ स्तंभ लेख में अशोक क्या बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देता है। सारनाथ स्तंभ लेख में अशोक बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देता है और कहता है यदि किसी ने बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो उसे दंडित किया जाएगा। क्या, यदि किसी भी ने भी बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो उसे दंडित किया जाएगा और जेल रहने लायक स्थान नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे जेल में रखा जाएगा और जेल के हमारे रहने लायक स्थान नहीं है। और कैदी सफ़ेद या श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो कैदियों की ड्रेस भी इसमें बताई थी। फिर आता सांची स्तंभ लेख। तो सांची स्तंभ लेख भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पे, हमारे ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक स्थान पर स्थित है। और सांची स्तंभ लेख में अशोक बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देता है, सेम टू सेम, और कहता है किसी ने भी बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो उसे दंडित किया जाएगा और जेल रहने लायक स्थान नहीं है। और कैदी क्या है, यहाँ पे सफ़ेद या श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते हैं। अब हम बात करेंगे जो अशोक के गुहा लेखों के बारे में। तो गुहाओं की बात करें तो 3 गुहाएं खास है हमारे, कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। तो 3 गुफाएं कौन कौन सी, हमारे कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। तो अशोक ने उपयुक्त सभी गुफाओं का निर्माण आजीविक साधुओं के लिए कराया था। तो आजीविक साधु थे, उनकी साधना के लिए हमारे अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने उपयुक्त सभी गुफाओं पर लेख लिखवाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गुहालेख कहा जाता था। क्या, अशोक ने उपयुक्त सभी गुफाओं पर लेख लिखवाए थे, जिन्हें गुहालेख कहा जाता है। अब हम बात करें अशोक के अभिलेखों की भाषा, कि अभिलेखों में कौन सी भाषा थी जिनका इस्तेमाल किया जाता था। तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा मतलब स्थानीय भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा में लिखे गए। अशोक के जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा या फिर हमारे स्थानीय प्रादेशिक भाषा में लिखे हैं। और बात रही लिपियों की, तो अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए। क्या, अशोक के अभिलेख क्या 4 लिपियों में लिखे गए, जैसे हमारे एक तो ब्राह्मी लिपि आती है, एक खरोष्टी लिपि, एक आरामाइक लिपि और एक हमारी ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि आती है। अशोक की बात करें, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख हमारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के अभिलेख किस भाषा लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। फिर अशोक के अभिलेखों की खोज की बात करें,
अशोक के अभिलेखों की खोज की बात करें तो 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। क्या 1750 में टेफेंथलर ने क्या किया? अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा की बात करें तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अर्थात अशोक के अभिलेखों के सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। जिसने जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। फिर आता हमारा कंधार अभिलेख या शरकुना अभिलेख। कंधार अभिलेख या शरकुना अभिलेख, शर ए कुना अभिलेख। तो कंधार अभिलेख को शरकुना शर ए कुना अभिलेख कहा जाता है। क्या कंधार अभिलेख को क्या कहा जाता है? शरकुना या शर ए कुना अभिलेख ही भी कहा जाता है। कंधार अभिलेख अशोक का द्विभाषी अभिलेख, मतलब दो भाषाओं में लिखा गया अभिलेख है। कंधार अभिलेख हमारे ग्रीक और अरामाइक दोनों लिपियों में लिखा गया है। इसमें हमारे ग्रीक और अरामाइक दोनों लिपियों में लिखा गया है। और डी.आर. भंडारकर की बात करें तो उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। डी.आर. भंडारकर ने क्या किया? उनके जो हमारे अभिलेख है उन्हीं के आधार पर अशोक का इतिहास उन्होंने लिखा है। अब हम बात करें मौर्यकालीन कला की। तो मौर्यकालीन कला की बात करें तो मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया है? एक हमारी संरक्षित कला, राजकीय कला, दूसरी आती है हमारी लोक कला। पहला देखते हैं हम संरक्षित कला या राजकीय कला के बारे में। तो मौर्यकालीन कला में संरक्षित कला या राजकीय कला को चार भागों में विभाजित किया गया है। क्या है? मौर्यकालीन कला है तो मौर्यकालीन कला में संरक्षित कला या राजकीय कला को कितने चार भागों में विभाजित किया है। एक तो हमारे महल है, एक स्तूप है, एक स्तंभ है और एक गुफा या चैत्य। तो हमारे चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं महल। महलों की बात करें तो हमारे जो बुलंदी बाग है तो बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के सबूत मिलते हैं। लेकिन आपको ये तो पता ही है लकड़ी के महलों में दीमक जल्दी लगती है और लकड़ी के महल सदियों तक नहीं टिक सकते। और हम लगभग कितने 2000 साल पहले की बात करते हैं। तो बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के सबूत मिलते हैं। बुलंदी बाग भारत के बिहार राज्य के पाटलिपुत्र जगह में एक जगह है। पाटलिपुत्र या पटना जिले में एक जगह का नाम हमारे बुलंदी बाग है। बात करें हमारे कुम्भरहार तो कुम्भरहार से राजप्रसाद के साक्ष्य या सबूत मिलते हैं। क्या है? कुम्भरहार से राजप्रसाद के साक्ष्य या सबूत मिलते हैं। कुम्भरहार नामक स्थान भारत के बिहार राज्य के पटना में स्थित है। यूनानी इतिहासकार जो मेगस्थनीज है और स्ट्रेबो है, कौन कौन? मेगस्थनीज और स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र के महलों और नगर नियोजन की प्रशंसा की है। क्या है? इतिहासकार मेगस्थनीज ने स्ट्रेबो और पाटलिपुत्र के महलों और नगर नियोजन की प्रशंसा की है। यूनानी इतिहासकार एरियन ने पाटलिपुत्र के महलों को सूसा और एकवितना के महलों से भी अधिक सुंदर बताया है। क्या है? यूनानी इतिहासकार एरियन ने क्या किया? पाटलिपुत्र के जो महल है इनको सूसा और एकवितना के महल है उनसे भी ज़्यादा सुंदर बताया। चीनी यात्री फाइयान के अनुसार ऐसे मतलब जो पाटलिपुत्र के महल है उनका निर्माण या तो देवता कर सकते हैं या फिर दानव कर सकते हैं। ये बात कौन कहता था? हमारे चीनी यात्री फाइयान। अब स्तूपों की बात करते हैं। स्तूपों की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो हमारे बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक की बात करें अशोक के स्तूपों की तो अशोक के मुख्य रूप से 3 स्तूप देखते हैं। एक है हमारा धर्मराजी का स्तूप, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में। दूसरा हमारा धर्मराजी का स्तूप, ये तक्षशिला उत्तर प्रदेश में। और तीसरा सांची का स्तूप है, ये सांची भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला आता हमारा धर्मराजी का स्तूप जो हमारे सारनाथ उत्तर प्रदेश में। इसकी बात करें तो धर्मराजी का स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में सारनाथ में स्थित है। तो हमारे सारनाथ के अंदर जो धर्मराजी का स्तूप है उसकी बात करें तो यह इस प्रकार दिखता है। तो वास्तव में जब आप इसको जाकर पास में जाकर देखेंगे तो आपको छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ है। और ये ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का स्तूप था। इसमें हमारा अंड की बात करें तो अंड इस प्रकार का था, लेकिन समय के साथ ये अपक्षित होता गया अर्थात बिखरता गया और लास्ट में ये आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ केवल स्तूप का बेस ही बचा है। तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अवशेषों से हम इसका चीज़ का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि जब शुरुआत में ये बना होगा तो कितना सुंदर रहा होगा। ये हमारा धर्मराजी का स्तूप है, कहाँ का? सारनाथ उत्तर प्रदेश का। उसी तरह से दूसरा स्तूप आता है हमारा धर्मराजी का स्तूप, ये कहाँ का? तक्षशिला उत्तर प्रदेश का। तक्षशिला उत्तर प्रदेश का दूसरा स्तूप। और धर्मराजी का स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के तक्षशिला क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? तक्षशिला क्षेत्र में स्थित है। जो तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप है इसकी बात करें तो यहाँ तो केवल मिट्टी का एक ढेर
जैसा ही बचा है। जबकि ये शुरुआत में रहा होगा तो इस तरह से रहा होगा, इस तरह का रहा होगा जब ये शुरुआत में जब बना होगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मिट्टी से और वर्षा के जल से इसमें काफ़ी सारा अपक्षय हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा तो ये बचा भी है, लेकिन अब तो क्या है, खंडित अवस्था में ही ये है। हमारे 2 पर्यटक इसको देखने भी आए हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, आपको जीवन में मौका मिले तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो ये हमने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो तक्षशिला नाम की जगह है, तो वहाँ पे अशोक ने जो धर्मराज का स्तूप बनवाया था उसके बारे में। तीसरा आता हमारा सांची का स्तूप जो भोपाल मध्य प्रदेश में है। क्या सांची के स्तूप की बात करें जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में, कहाँ, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पे एक पहाड़ी पर स्थित है। और सांची स्तूप शारीरिक स्तूप है। सांची स्तूप कैसा, शारीरिक स्तूप है। सांची से भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त होते हैं। सांची से क्या, हमारे भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त होते हैं। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। सांची स्तूप का निर्माण कब हुआ था, मौर्य काल में हुआ था। बात करें शुंग वंश के शासनकाल में सांची स्तूप का विस्तार किया गया था। हमारे मौर्य काल में सांची के स्तूप का निर्माण होना शुरू हुआ था, लेकिन उस समय क्या है, कच्ची अवस्था में था। लेकिन शुंग वंश के काल में सांची स्तूप का विस्तार हुआ था, मतलब उसमें तोरण बनाए गए थे, उनके प्रदक्षिणा पथ बनाए गए थे। इस तरह से सांची का स्तूप अपने सुंदरतम तोरण द्वार के लिए जाना जाता है। सांची के स्तूप में सबसे सुंदर चीज़ देखने को क्या मिलती है, तोरण द्वार। सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और प्रतीकों का चित्रांकन किया गया है। जो सांची का स्तूप है उसके तोरण द्वार पर क्या है, भगवान बुद्ध है, उनकी शिक्षाएं और उनके प्रतीकों का चित्रांकन किया गया है। सांची स्तूप के तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की दैनिक जीवन की घटनाएं भी अंकित की गई है। सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर क्या, भगवान बुद्ध की दैनिक जीवन की घटनाएं भी अंकित की गई है। अब सांची के स्तूप की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आती है अंडा, तो हमारे साथ ही साथ देख लेते हैं सांची के स्तूप में अंडा कहाँ है। ये हमारे अंडा है, जो ये वाला चित्र है सांची के स्तूप का। तो इसमें बीच में ये जो गोल आकृति है इसे हम क्या कहते हैं, अंडा। तो एक अर्धगोलाकार टीला जो ब्रह्मांडीय मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। जो अर्धगोलाकार जो टीला है ये क्या करता है, हमारे ब्रह्मांडीय मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके आगे आता है हमारा हर्मिका। हर्मिका का मतलब जो हमारी ये जाली है, ये ऊपर जाली है, इसको हम क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। जो जाली है तो जाली को क्या बोलते हैं, हर्मिका कहते हैं। और अंडे के ऊपर एक चौकोर क्या, रेलिंग, एक चौकोर रेलिंग होती है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। हर्मिका की बात करें, अंडे के ऊपर एक चौकोर रेलिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, देवताओं का निवास स्थान कहते हैं। फिर आता है छत्र। क्या आता है, छत्र। छत्र की बात करें, हर्मिका के ऊपर एक छतरी जैसी संरचना है जो उच्च पद का प्रतीक है और अवशेषों का सम्मान करती है। जो हमारे ये एक छतरी दिख रही है ऊपर एक छोटी सी, तो ये हमारी क्या, छत्र है। ये छत्र की बात करें तो हर्मिका के ऊपर एक छतरी जैसी संरचना है जो उच्च पद का प्रतीक चिन्ह होती है। फिर आती है यष्टि। यष्टि की बात करें जो छत्र है, तो छत्र का समर्थन करने वाला जो केंद्रीय स्तंभ होता है, या छत्र का समर्थन करने वाला केंद्रीय स्तंभ है, जिस डंडे के ऊपर वो हमारा छत्र लगा हुआ है वो हमारी क्या कहलाती है, यष्टि कहलाता है। जैसे हमारी ये यष्टि है, ये यष्टि है जिसमें हमारा छत्र लगा हुआ है, और ये हर्मिका ये जाली है, यहाँ पे से याद रखेंगे। फिर आता मेधी। क्या था, मेधी मतलब परिक्रमा। जो अंड है तो अंड के परिक्रमा करने के लिए आधार पर एक गोलाकार ऊंचा मंच होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेधी कहते हैं। जैसे ये मेधी है तो ये हमारे ऊंचा, ये जाली लगी हुई है तो ये थोड़ा सा, ये ज़मीन से थोड़ा ऊंचा तो है ही, तो इतना ऊंचा है, तो यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए मेधी है। फिर आता है तोरण। तोरण मतलब चारों दिशाओं में 4 विस्तृत नक्काशीदार द्वार बने गए जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, तोरण कहलाते हैं। और इसमें हमारे डार्क कलर में तोरण बनाया गया है। ये हमारे ऊपरी प्रदक्षिणा पथ और ये नीचला वाला प्रदक्षिणा पथ होगा, और ये हमारे अंड है। बात करें हमारे वेदिका, तो वेदिका किसे कहेंगे, तो स्तूप को घेरने वाली एक पत्थर की रेलिंग होती है। क्या, स्तूप को घेरने वाली एक पत्थर की रेलिंग जो पवित्र स्थान को सीमांकित करती है, उसे क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। फिर आता है प्रदक्षिणा पथ। तो भक्तों के लिए स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में चलने का एक परिक्रमा पथ होता है जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो ये क्या, दक्षिणावर्त दिशा में चलने का एक पथ है
इसलिए इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तोरणों पर जटिल नक्काशी प्रारंभिक जो भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियाँ मानी जाती हैं। तोरणों पर क्या जटिल नक्काशी प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियाँ मानी जाती है, जो प्राचीन कला रूपों और आध्यात्मिक प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इस तरह हमने जो सांची का स्तूप है उसके बारे में देखा। हम आपको थोड़ा सा पास से इनके चित्रों को थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो ये तो आपका वास्तविक जो सांची का स्तूप है उसके बारे में। तो ये तो आपका छत्र था, इस छत्र तो आपने देख लिया। सबसे पहले ये तो ऊपर छत्र है, ये यष्टि है जिसके ऊपर टिका हुआ है, ये हर्मिका है, ये जाली है, पत्थर की जाली जो देवता का निवास स्थान मानी जाती है। ये हमारे अंड है, अंड के चारों ओर ये थोड़ी सी ऊंचाई पर ये प्रदक्षिणा पथ है, और ये ऊपर चढ़ने के लिए क्या कहते हैं सीढ़ियाँ लगी हुई है। ये आपके तोरण है, और तोरणों पर आप ध्यान से देखेंगे कुछ चित्र बने हुए हैं, और इन चित्र क्या है हमारे भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह और उनके जीवन की से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको बताते हैं। फिर हमारे यदि आप पेंसिल से बना हुआ देखें तो आपके ये तो छत्र है, ये तो क्या छत्र है, ये यष्टि है जिन पे छत्र टिका हुआ है, ये हर्मिका है, ये अंड है, ये ऊपरी प्रदक्षिणा पत्र और ये दक्षिणी प्रदक्षिणा पत्र, और ये हमारी क्या तोरण द्वार है। फिर आता स्तूप। क्या आता है फिर स्तूप। स्तूप की बात करें, स्तूप का अर्थ होता है ढेर। स्तूप का अर्थ क्या होता है ढेर होता है। स्तूप का पहला उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे स्तूप का पहला उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्तूप? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शारीरिक स्तूप जिन्हें रैलिक स्तूप कहते हैं। दूसरा हमारा पारिभौगिक स्तूप जिन्हें ऑब्जेक्ट स्तूपा कहते हैं। तीसरा उद्देशिक स्तूप जिन्हें कॉमनमोरेटिव स्तूप कहते हैं। चौथा होता है हमारे पूजार्थक स्तूप सिंबॉलिक स्तूप। पहला आता हमारा शारीरिक स्तूप जिन्हें रैलिक स्तूपा कहते हैं। तो शारीरिक स्तूपों की बात करें तो इनकी टोटल संख्या कितनी 8 + 1 मतलब टोटल 9 है। शारीरिक स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता है, जैसे हमारे उनके दांत हैं, उनकी हड्डियां हैं, ऐसी चीज़ें को रखा जाता है। जिन स्तूपों को भगवान गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बनाया जाता है उन स्तूपों को हम क्या कहते हैं शारीरिक स्तूप कहते हैं। जिनको कहाँ बनाया जाता है भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाया जाता है। दूसरे प्रकार के स्तूप होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट स्तूप या पारिभौगिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूपों में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है, जैसे हमारे बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध के कपड़े, इस तरह की चीज़ें रखी जाती है किसमें पारिभौगिक स्तूपों में। तीसरा आता है हमारा उद्देशिका स्तूप जिन्हें कॉममेमोरेटिव स्तूपा कहते हैं। तो उद्देशिका स्तूपों का निर्माण भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानों और घटनाओं पर किया जाता है, जैसे हमारे जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, निर्वाण आदि। अर्थात भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानों या घटनाओं पर बनाए गए स्तूपों को हम क्या कहते हैं उद्देशिका स्तूप कहते हैं। चौथे प्रकार का स्तूप आता है सिंबॉलिक स्तूप या फिर पूजार्थक स्तूप। पूजार्थक स्तूप आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। तो हमारे 4 स्तूप है, कौन कौन से? एक तो पहला शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभौगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप और चौथा हमारा पूजार्थक स्तूप। कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों की बात करें, एक तो हमारा है पीपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश का, दूसरा भरूच स्तूप मध्य प्रदेश, तीसरा धमेक स्तूप वाराणसी उत्तर प्रदेश, चौथा हमारा अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश में है। तो एक एक करके इनके बारे में देखिए। पहला आता पीपरवा स्तूप हमारे उत्तर प्रदेश का। तो पीपरवा स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले के पीपरवा नामक गांव में है। और पीपरवा स्तूप की बात करें तो सबसे प्राचीन स्तूप है, मतलब पीपरवा स्तूप सबसे प्राचीनतम है। और पीपरवा स्तूप से भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष मिले हैं। बगल में आप चित्र भी देख सकते हो पीपरवा स्तूप के बारे में, लेकिन अब क्या है इसके केवल अवशेष है। पहले इतना बड़ा रहा होगा, लेकिन अब क्या है ये केवल इतना सा ही रह गया है। अब आप देख सकते हैं ये केवल इतना सा ही रह गया, बाकी सारे अवशेष इसके जो क्या है अपरदित हो गए। ये कहाँ पीपरवा उत्तर प्रदेश में है हमारे पीपरवा स्तूप। फिर आता हमारे कौन सा भरूच स्तूप जो मध्य प्रदेश का है। कौन सा? भरूच स्तूप की बात करें मध्य प्रदेश का, तो भरूच स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के भरूच गांव में, जो सतना जिला है, सतना जिले के भरूच गांव में स्थित है। भरूच स्तूप दूसरा सबसे प्राचीन स्तूप है, मतलब दूसरा स्तूप कौन सा? भरूच।
और ये थोड़ा सा बचा हुआ है भरूच का स्तूप, लेकिन देख सकते हैं ये इस तरह का रहा होगा भरूच स्तूप, लेकिन अब कितना सा रह गया, इसका इतना सा। हम आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देते हैं भरूच वाला। तो ये भरूच का स्तूप है भाई। जो वैज्ञानिक है, जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री वाले, तो उनको बात करें तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया जब भरूच का स्तूप बना था तो इतना था, लेकिन आज की स्थिति देखें तो ये केवल इतना सा ही बचा है। लोग इसको तोड़ तोड़ के इसकी ईंटों को ले जाके घर बना लिया होगा। ये हमारे अशोक का चिन्ह है, अशोक का चिन्ह चित्र है जो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इनसे पता चलता है कि ये स्तूप किसने बनवाए, अशोक ने बनवाए। ये मौर्यकालीन स्तूप है। तीसरा स्तूप आता है हमारा धमेक का स्तूप, क्या, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में धमेक का स्तूप। तो धमेक स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप हमारे गुप्तकालीन स्तूप है। कब का स्तूप है ये, गुप्त काल का स्तूप है। धमेक स्तूप ईंटों से निर्मित स्तूप है। धमेक स्तूप एक साधारण स्तूप है। और धमेक स्तूप की बात करें तो एक मेधी, ये प्लेटफॉर्म से रहित स्तूप है, मतलब इसमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है। धमेक स्तूप को धर्मचक्र प्रवर्तन स्तूप भी कहा जाता है। तो धमेक स्तूप आपको दिखा देते हैं। ये आपके धमेक स्तूप है, ईंटों से बना हुआ है और गुप्त काल में बना था। ये स्तूप क्या हमारे गुप्त काल में बना था। और इसकी खास बात देखें तो इसमें मेदी नहीं है, मतलब जो प्लेटफॉर्म में नीचे प्लेटफॉर्म होता है वो नहीं। चौथा आता हमारे अमरावती स्तूप, जो आंध्र प्रदेश का है। तो अमरावती स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। अमरावती स्तूप मार्बल पत्थर से निर्मित स्तूप है। अमरावती स्तूप है, ये हमारे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का स्तूप है। आप देख सकते हैं अमरावती स्तूप जो मार्बल का बना हुआ स्तूप है बगल के अंदर। इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। अमरावती स्तूप सफ़ेद कलर का मार्बल से बना हुआ है। और कभी भी आपको मौका मिले तो जाकर आप यदि प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे तभी इन चीज़ों को आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति कर पाएंगे। जो हमारा अमरावती स्तूप है, तो अमरावती स्तूप का निर्माण हमारे व्यापार संघ और श्रेणियों के जो प्रमुख है, जो व्यापार संघ श्रेणियों के जो हेड होते हैं, इनके द्वारा करवाया गया था। फिर आते हैं हमारे स्तंभ, मौर्यकालीन स्तंभ। इनकी बात करें तो स्तंभ की बात करें तो स्तंभ होते थे, स्तंभों के कुछ मुख्य भाग होते थे। मुख्य भागों की बात करें स्तंभ के, सबसे पहले आता है यष्टि। यष्टि का मतलब होता है ये स्तंभ का सबसे लंबा और जो मुख्य भाग होता है। यदि आपने स्तंभ को देखा हो तो स्तंभ लंबे लंबे होते थे। जो हमारे अशोक के स्तंभ है उनकी बात करें, स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभों की, तो ये लंबे लंबे होते थे। और लंबा सा एक लंबा सा बहुत बड़ा पत्थर होता था जिसे शाफ्ट या फिर यष्टि कहते थे। और यह आमतौर पर एक ही पत्थर, मतलब एकाश्मिक पत्थर को काट के बनाया जाता था। नीचे चौड़ा होता था और ऊपर आते आते ये पतला होता जाता था। इसी बात कहते थे तपेरिंग। इसी बात को तपेरिंग कहते हैं, जो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर आते आते सकड़ा हो जाता है। इसकी सतह को अत्यंत चिकना और चमकदार बनाया जाता है, जिसे हमारे मौर्य पॉलिश के नाम से जाना जाता है। जो हमारे मौर्यकालीन स्तंभ होते थे तो उनकी बात करें तो इसमें सबसे नीचे क्या होते थे, यष्टि होती थी। ये यष्टि है सबसे नीचे। सबसे पहले चित्र को आप समझ लेते हैं। चित्र में क्या है, जो हमारे सबसे नीचे तो क्या है, यष्टि है, जो बेस होता है, जो नीचे से चौड़ा ऊपर से सकरा होता जाता है। फिर घंटा आकृति की जो घंटा आकृति है, जिसमें उल्टा कमल बनाया गया है, ध्यान से देखते हैं, उल्टा कमल है। फिर अबाकस है। अबाकस एक चौकोर या फिर गोल बेस हो सकता है जिसके ऊपर हमारे पशु आकृति बनाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अबाकस कहते हैं। तो स्तंभों की बात करें, फिर आते हैं हमारे क्या, आधार, जिसको बेस कहते हैं। आधार या बेस की बात करें तो कुछ स्तंभों में आधार होता था, या कुछ स्तंभों में आधार होता था, लेकिन कई सीधे ज़मीन पर स्थापित किए जाते थे। मतलब कई स्तंभों को तो आधार बनाकर उनके ऊपर लगाया जाता था और कई को सीधे ज़मीन पे गाड़ दिया जाता था। जिन स्तंभों में आधार होता था वो अक्सर साधारण चबूतरे जैसे ही होते थे। आधार भी कोई खास नहीं हुआ करते थे, साधारण चबूतरे जैसे होते थे। फिर बात करें शीर्ष या कैपिटल की, तो ये स्तंभ का सबसे महत्वपूर्ण और अलंकृत भाग होता था। इसमें हमारे 3 उपभाग होते थे। सबसे पहले बेल शेप्ड कैपिटल, जो घंटाकृति है, उसकी बात करें तो ये शीर्ष का निचला भाग होता था, जो उल्टे कमल या इन्वर्टेड लोटस, ये घंटे के आकार का दिखाई देता था।
यह संभवतः हमारी जो फारसी कला है इससे ज़्यादा प्रभावित था। जो अरेकेमेड कला है उससे प्रभावित था। फिर अबाकस की बात करें तो घंटे के आकार के ऊपर एक चौकोर या फिर गोलाकार चौकी लगी होती थी, जैसा हमने चित्र में देखा था। और इस पर अक्सर विभिन्न आकृतियाँ जैसे हमारे फूल, ज्यामितीय पैटर्न या फिर कुछ पशु उकेरे जाते थे। फिर पशु आकृति की बात करें, एनिमल फिगर की बात करें तो अबाकस के ऊपर एक या अधिक जानवर की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। ये मूर्ति हमारे सिंह, हाथी, बैल, घोड़े की होती थी और इन्हें बहुत ही सजीव और प्रभावशाली ढंग से बनाया जाता था। सारनाथ के अशोक स्तंभ का शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है। मतलब जो अशोक का जो शीर्ष स्तंभ, मतलब जिसमें शेर बना हुआ है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। जिसमें 4 सिंह एक दूसरे के पीठ किए बैठे हैं, जो आपने जो भारत का अशोक चिन्ह है उसमें भी देखा होगा। अब बात करेंगे मौर्यकालीन स्तंभों के कुछ उदाहरणों के बारे में। जो सारनाथ स्तंभ की बात करें, ये उत्तर प्रदेश में, सांची का स्तंभ सांची मध्य प्रदेश में, रामपुरवा स्तंभ बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार में, सकिनसा स्तंभ उत्तर प्रदेश में, वैशाली स्तंभ बिहार में, रुमिंदे स्तंभ हमारे लुम्बिनी में। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सारनाथ का स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश में, उसकी बात करें तो सारनाथ स्तंभ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में सारनाथ में सारनाथ स्तंभ पर स्थित फलक के ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, जो हमारा अशोक चिन्ह है उसकी बात कर रहे हैं। सारनाथ स्तंभ के फलक पर भगवान बुद्ध के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, जैसे हमारा हाथी है, सांड, घोड़ा और शेर। शेर की बात करें तो शेर क्या है, भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। भगवान बुद्ध प्रसिद्ध हो गए थे, ये हमारे किससे पता चलता है, शेर के चित्र से। सारनाथ स्तंभ के फलक पर क्या अशोक चक्र मिलता है। जो अशोक चक्र है इसमें कितनी 32 तिलियाँ हैं, लेकिन ये हमारे जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक, उसमें जो झंडा है तो झंडे में क्या 24 तिलियाँ हैं, आप ये याद रखेंगे। झंडे के अंदर तो 24 तिलियाँ हैं, लेकिन अशोक चक्र है उसमें कितनी 32 तिलियाँ हैं। आप इन दोनों को याद रखेंगे, सेम नहीं है ये दोनों। अशोक चक्र की बात करें तो अशोक चक्र को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। सारनाथ स्तंभ अशोक स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब सारनाथ स्तंभ को हम अशोक स्तंभ कहते हैं। सारनाथ स्तंभ को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ संग्रहालय वहाँ पे रखा गया है, वहाँ पे इसे सुरक्षित रखा गया है। दूसरा था सांची स्तंभ। सांची स्तंभ हमारे मध्य प्रदेश है। कई बार परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि इस स्तंभ में कौन से पशु का आकृति लगी गई। जैसे सांची स्तंभ है, ये सबसे प्राचीन स्तंभ है और इस स्तंभ में शेर की प्रतिमा लगी हुई है। सांची स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की पंचायत सांची में लगी हुई है। जो पंचायत है रायसेन जिले की सांची पंचायत, वहाँ पे लगा हुआ है। फिर आता रामपुरवा स्तंभ बिहार के अंदर। रामपुरवा स्तंभ कई बार परीक्षा में पूछा गया है, क्यों? क्योंकि रामपुरवा से 2 स्तंभ मिले हैं। रामपुरवा स्तंभ की बात करें तो बिहार राज्य के चंपारण जिले में रामपुरवा गांव में मिले। तो यहाँ से 2 मौर्यकालीन स्तंभ प्राप्त हुए, जिनमें एक पर तो बैल की प्रतिमा है तो दूसरे पे शेर की प्रतिमा है। तो शेर भी खतरनाक है, ये शेर है और ये बैल है। लेकिन क्या जो ग्रामीण लोग थे उनको तो समझ में आई नहीं इनकी बात, अरे इन्होंने इनको तोड़ दिया, तो अंग्रेज़ों ने इनको काफ़ी सुरक्षित रखा था। ये अंग्रेज़ों के कुछ देन है हमें, जो हमारी संस्कृति में, कि उन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा करने में बहुत योगदान दिया है। फिर बात करें लौरिया नंदनगढ़। ये हमारे लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ की बात करें तो इसके ऊपर एक शेर की प्रतिमा है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ नामक नगर में स्थित है। और लौरिया नंदनगढ़ में क्या है, शेर की चित्र बना हुआ है। फिर आता सकिनसा स्तंभ। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सकिनसा स्तंभ के ऊपर एक हाथी की प्रतिमा आप याद रखेंगे। जो ऊपर स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर क्या हाथी की प्रतिमा स्थित है। सकिनसा स्तंभ भारत के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला है, वहाँ पे सकिनसा नामक जगह पे लगा हुआ है। जहाँ सकिनसा नामक जगह पे लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के। फिर आता वैशाली स्तंभ जो बिहार का, उसकी बात करें तो वैशाली स्तंभ भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिले में वैशाली नामक नगर पर स्थित है। वैशाली स्तंभ के ऊपर क्या है, शेर की प्रतिमा लगी हुई है। ये शेर है तो शेर की प्रतिमा लगी हुई है हमारे वैशाली स्तंभ में। और सबसे एग्जामिनर का सबसे फेवरेट जो रोमिनदेव लुम्बिनी वाला है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अशोक गए थे। अशोक ने वहाँ जाके एक काम किया था, जो राजस्व कर था तो वो घटा करके 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था।
इसीलिए हमारे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रुमिंदई स्तंभ के ऊपर एक घोड़े की प्रतिमा है और कई परीक्षाओं में इसको लगातार पूछा जा रहा है। रुमिंदई स्तंभ नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है और इसके ऊपर क्या है, घोड़े की प्रतिमा है। प्रतिमा तो खो गई है, लेकिन ये तो साफ पता था यहाँ पे था। अब बात करते हैं, हमारे अशोक के स्तंभ है और एक हमारे डेरियस के स्तंभ है, क्योंकि डेरियस हमारे पश्चिमी भारत के अंदर एक महान राजा हुआ था डेरियस, उसने भी स्तंभ बनाए थे। तो कई लोग कहते हैं कि जो डेरियस के स्तंभ है उनकी देखा देखी में हमारे अशोक ने स्तंभ बनवाए थे, लेकिन हम ये नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अशोक के स्तंभ और डेरियस के स्तंभ कई मायनों में अलग अलग है। तो कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभ को डेरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। क्यों? क्योंकि डेरियस की भी उपाधि देवनाम प्रिय थी और अशोक और डेरियस दोनों के स्तंभ कैसे थे, पॉलिश युक्त, मतलब चमकदार थे। तो वो कहते थे कि डेरियस की देखा देखी में अशोक ने भी स्तंभ बनवाए थे, लेकिन वास्तव में अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभ की नकल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के स्तंभों में कई अंतर है। अब अंतरों की बात करें, कौन कौन से अंतर है। अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक तथा डेरियस के स्तंभों में असमानता है। यहाँ अशोक के स्तंभ लिखेंगे या डेरियस के स्तंभ। अशोक के स्तंभ में हम क्या लिखेंगे, अशोक के स्तंभ एकाश्मक पत्थर के बने हुए, एक ही पत्थर के बने हुए, जबकि डेरियस के स्तंभ का निर्माण हमारे अलग अलग पत्थरों को जोड़कर किया गया है। अशोक के स्तंभ का स्वतंत्र रूप से कहीं भी स्थित है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई महल बना है या कोई किला बना है या ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से कहीं भी लगा दिए गए हैं। जबकि डेरियस के स्तंभ महल के भाग या हिस्से के रूप में लगाए गए हैं, मतलब महलों के अंदर किसी विशेष खास जगह पर ही लगाए गए हैं। अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक के स्तंभ में उल्टा कमल लगाया गया है। किसमें? उल्टा कमल लगाया गया हमारे जो अशोक के स्तंभ है इसमें। जबकि हमारा डेरियस के स्तंभ है तो डेरियस के स्तंभ में सीधा कमल लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सीधा कमल है हमारे डेरियस के स्तंभ में। फिर बात करें, अशोक के स्तंभ लेख युक्त है, मतलब स्तंभों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, जबकि डेरियस के स्तंभों पर कोई लेख नहीं लिखा गया है। अशोक के स्तंभ तो कैसे हैं, सपाट है, जबकि डेरियस के स्तंभ कैसे हैं, नालीदार है। ये आप देख सकते हैं, ये नालियाँ बनी हुई है, ये नालियाँ बनी हुई है स्तंभों के अंदर। फिर अशोक के स्तंभों पर पशु की आकृतियाँ बनी हुई हैं। अशोक के स्तंभ है तो अशोक के स्तंभों पर पशु आकृतियाँ बनी हैं, जबकि डेरियस के स्तंभों पर मानव की आकृतियाँ बनी हैं। आप देख सकते हैं, जो डेरियस के स्तंभ है इसमें मानव की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जबकि हमारी ये अशोक के स्तंभ है उनमें अभी हमने बहुत सारे पशु तो देखे ही थे, तो पशु की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इन मायनों से हम देख सकते हैं, जो हमारे देशी रीति की बात करें तो हमारे अशोक के जो स्तंभ है वो हमारे खुद के देशी है, हमने किसी से भी कॉपी नहीं की है। अब हम देखेंगे जो गुफा या चैत्य की बात करें तो मौर्यकालीन गुफा या चैत्य की बात करें तो अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। जैसे एक तो हमारी कर्ण चौपड़ गुफा, जिसे कर्ण चौपड़ गुफा भी कहते हैं, एक सुदामा गुफा और एक विश्व झोपड़ी गुफा। तो इन 3 गुफाओं की बात करें जहाँ पे हमारे आजीवक साधु चिंतन मनन करें, इसलिए करवाया था। दशरथ ने आजीवक साधुओं के लिए बराबर की जो पहाड़ी है बिहार में, लोमस ऋषि गुफा या लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया था। एक नई गुफा है जिसने दशरथ ने, तो 3 तो हमारे किसने, अशोक ने बनवाई थी, एक हमारे दशरथ ने बनवाई थी, जो कहाँ लोमस ऋषि गुफा कहते हैं। दशरथ ने बिहार की जो नागार्जुन पहाड़ियाँ हैं उसमें गोपिका गुफा का निर्माण भी करवाया था। तो इस तरह आपके सामने 5 गुफाएँ आ गई। अब अशोक की गुफाओं की बात करें तो पहली आती है कर्ण चौपड़ गुफा। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं, कर्ण चौपड़ गुफा भारत के बिहार राज्य की बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। अशोक ने कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण आजीवक साधुओं के लिए करवाया था। किसके लिए? आजीवक साधु थे, इनमें रेस्ट कर सकते थे, चिंतन मनन कर सकते थे, साधना कर सकते थे, इसलिए उन्होंने करवाया था। दूसरा आता था हमारा सुदामा गुफा। ये कर्ण चौपड़ गुफा आप चित्र में भी देख सकते हैं। फिर दूसरी आती थी हमारी सुदामा गुफा। थोड़ी सिंपल थी हमारी सुदामा गुफा, क्योंकि गरीब था सुदामा। तो सुदामा गुफा भारत के बिहार राज्य के बराबर की पहाड़ी में स्थित है। सुदामा गुफा का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। अशोक ने सुदामा गुफा का निर्माण आजीवक साधुओं के लिए करवाया था। तीसरी आती है हमारी विश्व झोपड़ी गुफा। क्या विश्व झोपड़ी गुफा या झोपड़ी गुफा की बात करें, ये थोड़ी नक्काशीदार है, सुंदर है। ये हमारे क्या बिहार राज्य के बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। थोड़े से मैं आपको जूम करके विश्व झोपड़ी गुफा की दर्शन करवा देते हैं। हो सकता है आप वहाँ जाए नहीं तो आपको यहीं से दिखा देते हैं। ये थोड़ा गेट लगाया गया है ताकि कोई इसके अंदर जाए नहीं। और आप सोचेंगे कि ये आगे क्या बना हुआ है, आप इसमें क्या गेट फिक्स नहीं कर सकते,
इसलिए बाहर से इसको टिकाया गया है ताकि गेट कोई इसके अंदर ना जाए, क्योंकि कई बार क्या है धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण गुफाएं होती है, क्योंकि अंदर कोई लोग जाएंगे तो वो छेड़छाड़ी कर सकते हैं, और जो अपने प्रेम कहानियाँ जो हमारे एडिक्ट्स हैं उन पर लिखते हैं वैसे इनके ऊपर भी लिख सकते हैं। बात करें विश्व झोपड़ी गुफा की, तो इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। जो मौर्य वंश के शासक थे अशोक, उन्होंने करवाया था। अशोक ने विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण आजीविक साधुओं के लिए करवाया था। फिर आता लोक कला या मौर्यकालीन कला। ये तो हमने संरक्षित कला के बारे में देखा। अब देखेंगे लोक कला के बारे में। तो मौर्यकालीन कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनाना आरंभ हो गया था। मौर्य कला की बात करें, मौर्य कला क्या, मौर्य काल में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनना शुरू हो गई थी लोक कला के रूप में। उत्तर प्रदेश मथुरा है, उनके पास परखम गांव से एक यक्ष की मूर्ति मिली है। जो परखम गांव है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से एक यक्ष की मूर्ति मिली है, जो आप देख सकते हैं। ये यक्ष की मूर्ति है और ये हमारी यक्षिणी की मूर्ति है। तो दोनों की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। परखम गांव से मिली यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र नाम दिया गया है। इस मूर्ति का नाम क्या है, मणिभद्र। परखम गांव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। मथुरा के निकट बड़ौदा या बड़ौदा से एक यक्ष की मूर्ति भी मिली है। पटना के पास दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, और दीदारगंज में मिली यक्षिणी की मूर्ति को चामार गृहिणी, चमर गृहिणी या दीदारगंज यक्षी भी कहते हैं। आप चित्र में इसको देख सकते हैं। दीदारगंज भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थित है। दीदारगंज कहाँ पे, पटना में स्थित है। फिर बुलंदी बाग से एक पहिया भी मिलता है। कहाँ, बुलंदी बाग से क्या मिलता है, एक पहिया भी मिलता है। बुलंदी बाग भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थित है। धौली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ एक हाथी भी मिलता है। तो और धौली भारत की उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो धौली का हाथी तो आपने देखा होगा। हाथी को जहाँ जिसके पास में रानी का अभिलेख या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख भी लगाया गया है। फिर बात करें, हमारे मौर्य काल खत्म हो गया, तो मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला के बारे में बात करें, तो मौर्योत्तर काल को भारतीय मूर्ति कला का स्वर्ण काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल है तो मौर्योत्तर काल को भारतीय मूर्ति कला का स्वर्ण काल माना जाता है। भारत में मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हो गया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मूर्तियों में सुंदरता और तकनीकी का अभाव था। जो मौर्य काल इन सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियाँ थी उनमें सुंदरता कम थी और तकनीक कम थी। मौर्योत्तर काल में भारत में निर्मित जो मूर्तियाँ थी उनमें तकनीक का अनूठा समावेश था। मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश और सातवाहन वंश के शासकों ने मौर्योत्तर काल में क्या किया, कुषाण वंश और सातवाहन वंश के शासकों ने भारतीय मूर्ति कला को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण मौर्योत्तर काल में भारत में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ था। भारत में मौर्योत्तर काल की मूर्तियों पर रोमन, ग्रीक और फारसी प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारत में क्या, मौर्योत्तर काल की जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों पर रोमन, ग्रीक और फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल में भारत में भारतीय मूर्ति कला शैली को 3 भागों में बांटा गया है। तो उस समय जो मूर्ति कला शैली थी उनको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारी गांधार मूर्ति कला शैली, एक मथुरा मूर्ति कला शैली और एक अमरावती मूर्ति कला शैली। तो इनको हम एक साथ के साथ तीनों को एक साथ देखते हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। गांधार की बात करें तो मौर्योत्तर काल में भारत में गांधार मूर्ति कला शैली को राजकीय संरक्षण प्रदान हुआ, मतलब राजाओं ने इनको बढ़ावा दिया था। मथुरा की बात करें तो मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला में भारत में मथुरा मूर्ति कला शैली को राजकीय संरक्षण प्रदान था, लेकिन मथुरा मूर्ति कला शैली का वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ था। राजकीय संरक्षण तो प्राप्त था, लेकिन इसका विकास कैसे, लोक कला के रूप में हुआ था। अमरावती की बात करें तो मौर्योत्तर काल में भारत में अमरावती मूर्ति कला शैली को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन भारत में अमरावती मूर्ति कला शैली का वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ था। इसका भी वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ था। जो गांधार की बात करें तो मौर्योत्तर काल में भारत में कुषाणों ने गांधार मूर्ति कला शैली को संरक्षण दिया था। तो कुषाणों ने हमारे क्या, मथुरा मूर्ति कला शैली को भी संरक्षण दिया था। दोनों को हमारे संरक्षण दिया था, लेकिन अमरावती को नहीं। फिर बात करें, गांधार मूर्ति कला शैली को विदेशी मूर्ति कला शैली भी कहते हैं, जबकि हमारे मथुरा मूर्ति कला शैली को स्वदेशी और अमरावती मूर्ति कला शैली को भी स्वदेशी मूर्ति कला शैली कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, विदेशी किसे कहते हैं, गांधार मूर्ति कला शैली को, और मथुरा और अमरावती दोनों को स्वदेशी मूर्ति कला शैली कहते हैं। भारत में गांधार मूर्ति कला शैली पर रोमन, ग्रीक और फारसी प्रभाव दिखाई देता है। क्या,
रोमन, ग्रीक और फारसी प्रभाव दिखाई देता है, जबकि भारतीय मूर्तिकला शैली में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी थी। मौर्योत्तर काल में भारत में अमरावती शैली में हमारे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म इनसे संबंधित मूर्तियां बनी थी। अब इसमें बात करें हमारे गांधार मूर्तिकला शैली में भगवान बुद्ध की अधिकतर मूर्तियाँ कैसी, खड़ी अवस्था में, जबकि मथुरा मूर्तिकला शैली की अधिकतर मूर्तियाँ कैसे, पद्मासन, जो बैठी हुई अवस्था में है। जो हमारे गांधार मूर्तिकला शैली है उसमें भगवान बुद्ध को लंबा, बलिष्ठ और घुंघराले बालों में दिखाया गया है। कैसे, गांधार मूर्तिकला शैली में भगवान बुद्ध को लंबा, बलिष्ठ और घुंघराले बालों में दिखाया गया है, जबकि मथुरा मूर्तिकला शैली में भगवान बुद्ध को साधु के समान दुबला पतला दिखाया गया है। कैसे, जैसे साधु होते हैं उन साधु के समान दुबला पतला दिखाया गया है। गांधार मूर्तिकला शैली भौतिकतावादी मूर्तिकला शैली है। क्या, गांधार मूर्तिकला शैली भौतिकवादी मूर्तिकला शैली है, जबकि हमारी मथुरा मूर्तिकला शैली आध्यात्मिक मूर्तिकला शैली है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर गांधार मूर्तिकला शैली में लंबे लंबे वस्त्रों का अंकन किया गया है, मतलब भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर लंबे लंबे वस्त्र दिखाए गए हैं, जबकि मथुरा मूर्तिकला शैली में भगवान बुद्ध के चेहरे पर अत्यधिक तेज दिखाया गया है। अब बात करें हमारे भगवान गांधार मूर्तिकला शैली में जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों के निर्माण में भूरे बलुआ पत्थर का निर्माण प्रयोग किया गया है। जो गांधार मूर्तिकला शैली में मूर्तियों के निर्माण में क्या, भूरे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जबकि मथुरा मूर्तिकला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और अमरावती मूर्तिकला शैली में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। जो हमारे गांधार मूर्तिकला शैली है इसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गांधार शैली में निर्मित हुई है। भाई गिनती की बात करें तो गिनती में संख्या में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हमारी गांधार मूर्तिकला शैली में बनी है, जबकि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति हमारी मथुरा मूर्तिकला शैली में ही बनी थी। भारत में अमरावती मूर्तिकला शैली में धार्मिक और गैर धार्मिक मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है। बात करें भारत में गांधार मूर्तिकला शैली में भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाया गया है। यूनान के देवता थे अपोलो, उनकी तरह दिखाया गया है। अब प्रमुख केंद्रों की बात करें जहाँ ये सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी शैली, तो गांधार की बात करें तो तक्षशिला पाकिस्तान में, बामियान अफगानिस्तान, भीमरान अफगानिस्तान और हद अफगानिस्तान, यहाँ पे इनके मुख्य केंद्र थे। बात करें मथुरा की तो मथुरा यूपी, सारनाथ वाराणसी यूपी, सांची रायसेन जिला एमपी, और अमरावती की बात करें तो अमरावती है नागार्जुन कोंडा और घंटसाल, इन जगहों पर ये कला काफ़ी तेज़ी से फैली थी। आप चित्र में इन कला के उदाहरण देख सकते हैं। भगवान बुद्ध को भगवान अपोलो के समान दिखाया गया है, बलिष्ठ दिखाया गया है, घुंघराले बाल है, खड़ी अवस्था में है और जो लंबे लंबे वस्त्र है और इस तरह से दिखाया गया है। ये हमारी मथुरा शैली है। पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं, चेहरे पर काफ़ी सारा तेज है, लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और इतने शरीर में सौष्ठव नहीं है। और ये तो हमारे अमरावती शैली है, मार्बल से बनी हुई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें केवल भगवान बुद्ध के चित्र बने, इसमें किसी के भी चित्र बने हुए हैं, सभी को इसके अंदर समान दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो मौर्य काल और मौर्य काल के बाद की जो कला थी उसके बारे में बातचीत की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।